हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस। एज यू ऑल नो आरजीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके मद्देनजर रखते हुए आज हम अपना आईपीसी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान के सिविल जज, एपीओ और एचजीएस के प्रीवाईक्यूज देखने को मिलेगा और हमारा सोर्स रहेगा घटना चक्र। तो इसमें आपको 1000+ पीवाईक्यूज देखने को मिलेगा। तो आईपीसी 1860 आज से हमारा स्टार्ट होगा। जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर आपको बीएनएस का रेफरेंस दिया जाएगा, राइट। तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले ज़रूरी है कि आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके माइंड में चलते रहना। तो राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज एग्ज़ाम सिलेबस 2025 का क्या है। ये पहली बात, ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स, सेकेंड स्टेज आपका मेंस एंड थर्ड स्टेज इंटरव्यू का होता है। तो अभी हम बात करते हैं प्रीलिम्स स्टेज पर आपका क्या सिलेबस होता है। लॉ में क्या सिलेबस है, सेम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर लॉ पेपर फर्स्ट सेकंड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मीन्स दोनों का सिलेबस जो लॉ का है सेम है। अभी हम मेंस एग्जामिनेशन का जब सिलेबस देखेंगे वहाँ पर इसको देख लेंगे। हिंदी प्रोफिशिएंसी में ये 10 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार में तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एंड संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक, निपात एंड फिर आपको शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, श्रम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली एंड फिर आपको शब्द शुद्धि देखने को मिलेगा। व्याकरणिक कोटियां, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, मूड, पक्ष, एस्पेक्ट, वाच्य, वाइस देखने को मिलेगा एंड वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक विधि, विशेषता आपको देखने को मिलेगा। ये हिंदी का हमारा सिलेबस रहेगा आरजीएस का। एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में क्या देखने को मिलेगा, टेंसेस आएगा, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स आएगा, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीजन, कंपेनियन, कॉन्ट्रास्ट एंड फिर आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देखने को मिलेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का आपका सिलेबस ये है। मेंस एग्जामिनेशन में लॉ का 2 पेपर देखने को मिलेगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, जिसमें आपका मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। वहीं पर लैंग्वेज में 2 पेपर होगा, फर्स्ट हिंदी एसे लिखना पड़ेगा पेपर फर्स्ट में एंड पेपर सेकेंड में इंग्लिश एसे, और ये 50-50 मार्क्स का होगा और जिसमें आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहने वाला है, राइट। तो ये हमारा सिलेबस है और यही सिलेबस आपका प्रीलिम्स का भी है और यही सिलेबस आपका मेंस का भी है। तो हम अपना सिलेबस देखते हैं। पहला है हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मीन्स आपको दोनों पढ़ना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ना है और इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़ना है। और लिमिटेशन एक्ट 1963, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, हिंदू लॉज में आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ना है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ना है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पढ़ना है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 पढ़ना है, और राजस्थान कोर्ट फीस एंड शूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1961 पढ़ना है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 पढ़ना है एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पढ़ना है, मोहम्मदन लॉ रिलेटिंग टू सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एंड ऑर्डर जजमेंट राइटिंग, ये आपको लॉ पेपर फर्स्ट में पढ़ना है। लॉ पेपर सेकेंड का सिलेबस है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द भारतीय न्याय संहिता 2023, द इंडियन पिनल कोड 1860। इट मीन्स दैट आपको ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी पढ़ना है और न्यू क्रिमिनल लॉज भी पढ़ना है
दोनों ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज से हमारा स्टार्ट होगा इंडियन पिनल कोड 1860, जहां पर नीड होगा वहां पर आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 का रेफरेंस दिया जाएगा, राइट। आगे हमारा सिलेबस है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट इन 1958, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 and Rajasthan Excise Act 1950 and the Information Technology Act 2000 and Framing of Charge and Judgment Writings, ये भी आपको पढ़ना है। तो आपको ये याद रखना है कौन सा किस ईयर में कौन सा एक्ट आया था। मैच दी फॉलोइंग में मिलाने के लिए कभी कभी आपको दे दिया जाता है, राइट। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया, पॉक्सो कब आया, ये सब आपको ध्यान में रखना है, कौन सा एक्ट कब आया, किस सन में आया, राइट। तो सबसे पहले अपना इंडियन पिनल कोड 1860 का देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं इतना ओवरव्यू आपको आना ही चाहिए। तो इंडियन पिनल कोड का एक्ट नंबर क्या है, 45 ऑफ 1860। इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 जनवरी 1862 एंड इनैक्टमेंट डेट क्या है, 6 अक्टूबर 1860। एंड टोटल चैप्टर इंडियन पिनल कोड में कितने हैं, 23 एंड टोटल सेक्शंस कितने थे, 511। एंड ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा किया गया। एंड इनके साथ 3 अदर कमिश्नर थे, मैकलॉर्ड, एंडरसन एंड मिलेट। और ये फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया था। जो आपका चार्टर एक्ट 1833 आया था उसी में आपका सेटअप किया गया फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया और वहाँ से फिर हमारी आईपीसी बन के आती है, राइट। फिर हम अपना भारतीय न्याय संहिता 2023 देखते हैं। तो इसका एक्ट नंबर क्या है, 45। दोनों का एक्ट नंबर 45 है, तो आपको याद रहेगा। इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 जुलाई 2024। एक्सेप्ट सेक्शन 106 सब सेक्शन 2, ये अभी फोर्स में नहीं आया और हमारा और भारतीय न्याय संहिता आ गया कब से, 1 जुलाई 2024 से। और इनैक्टमेंट डेट क्या है, 25 दिसंबर 2023। यही डेट थी जब प्रेसिडेंट का असेंट मिला था। एंड टोटल चैप्टर्स कितने हैं भारतीय न्याय संहिता में, 20 है। एंड टोटल सेक्शन कितने हैं, 358 है। और इसके द्वारा किसको रिपील किया गया है, इंडियन पिनल कोड 1860 को रिपील किया गया है। और कौन से सेक्शन के तहत, 358। और इसका लास्ट सेक्शन क्या है, 358। ये घटना चक्र आपके किस एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तथा राजस्थान की सिविल जज, एपीओ एंड एचजीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई। इंडियन पिनल कोड केम इनटू फोर्स ऑन, फर्स्ट ऑप्शन 6 अक्टूबर 1860, सेकंड ऑप्शन 6 दिसंबर 1860, थर्ड ऑप्शन 1 जनवरी 1861, फोर्थ ऑप्शन 1 जनवरी 1862। राइट आंसर इज 1 जनवरी 1862। और बीएनएस का इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 जुलाई 2024। और कौन सा सेक्शन बीएनएस का है, अभी तक फोर्स में नहीं आया, तो सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 है, हिट एंड रन से रिलेटेड प्रोविजन है, राइट। इंडियन पिनल कोड केम इनटू फोर्स ऑन कब आया, 1 जनवरी 1862। और असेंट कब मिला था गवर्नर जनरल का इंडियन पिनल कोड को, अक्टूबर 6 1860। मीन्स 6 अक्टूबर 1860 इसका इनैक्टमेंट डेट है और इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1862। वहीं पर बीएनएस को असेंट कब मिला था, 25 दिसंबर 2023 को असेंट मिला था बीएनएस को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। द इंडियन पिनल कोड 1860 वॉज इनैक्टेड ऑन, फर्स्ट ऑप्शन 6 अक्टूबर 1860, सेकेंड ऑप्शन 30 अक्टूबर 1860, थर्ड ऑप्शन 25 नवंबर 1860 एंड फोर्थ ऑप्शन 31 दिसंबर 1860। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 अक्टूबर 1860। और बीएनएस का इनैक्टमेंट डेट क्या है, 25 दिसंबर 2023। ये वही डेट होती है जिसपे प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, राइट। Indian Penal Code 1860 received the assent of the Governor General on 6th October 1860, which is called the date of enactment, right? Next question is the Criminal Law Amendment Act 2018 comes into force from
आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवृत्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन 11 अगस्त 2018, सेकेंड ऑप्शन 21 अप्रैल 2018, थर्ड ऑप्शन 4 सितंबर 2018 एंड फोर्थ ऑप्शन 1 जुलाई 2018। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 2018। और वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आता है। और यहाँ पर पहले जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी एप्लीकेबल नहीं था, बट अब आईपीसी एप्लीकेबल हो गया था। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। इससे पहले यहाँ पर क्या चलता था? आरपीसी चलता था, रणबीर पिनल कोड। और अब क्या चलता है होल ऑफ इंडिया पे? भारतीय न्याय संहिता 2023, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड? इंडियन पिनल कोड के ड्राफ्टिंग से कौन एसोसिएटेड है? फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड मैकॉले, सेकंड ऑप्शन मुल्ला एंड थर्ड ऑप्शन एच.एस. मेन, सर एच.एस. मेन एंड फोर्थ ऑप्शन फेडरिक पोलॉक। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले भारतीय दंड संहिता के ड्राफ्टिंग से जुड़े हुए थे और ये ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का पहला मसौदा किसने तैयार किया? फर्स्ट ऑप्शन कैनिंग, सेकंड ऑप्शन स्टीफन, थर्ड ऑप्शन बेंटिक एंड फोर्थ ऑप्शन मैकॉले। हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पिनल कोड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? इंडियन पिनल कोड वॉज प्रिपेयर्ड बाय होम? फर्स्ट ऑप्शन बाय द सेकेंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरे विधि आयोग द्वारा, एंड सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, एंड थर्ड ऑप्शन बाय द थर्ड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे विधि आयोग द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड मैकॉले द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। आपको बताया गया था कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या सेटअप किया गया था? हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने ही इंडियन पिनल कोड के ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया गया, राइट। और वहाँ लॉर्ड मैकॉले चेयरमैन थे, इनके साथ 3 अदर मेंबर थे। उनका नाम क्या था? एंडरसन, मिलेट एंड मैक्लियोड, राइट। Indian Penal Code 1860 prepared by the first law commission of India and first law commission was established। कब establish किया गया था first law commission को? 1834 में किया गया था और इसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। एंड इंडियन पिनल कोड was also drafted by लॉर्ड मैकॉले एंड दिस कोड was approved by the, इस कोड को कब अप्रूव किया गया? गवर्नर जनरल के द्वारा 1860 में किया गया। और फोर्स में कब आया ये? 1862 में आया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। क्राइम इज एन एक्ट विच इज बोथ प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड कॉन्ट्ररी टू द मोरल सेंस ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट ऑप्शन ब्लैक स्टोन, सेकेंड ऑप्शन स्टीफन, थर्ड ऑप्शन पाउंड एंड फोर्थ ऑप्शन ऑस्टिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन। तो स्टीफन के अकॉर्डिंग अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है, यह कथन है। इन एंशियंट सोसाइटीज द पिनल लॉ इज नॉट अ क्राइम लॉ बट अ फॉल्ट लॉ। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ? फर्स्ट ऑप्शन जे स्टीफन का, सेकेंड ऑप्शन रशल का एंड थर्ड ऑप्शन शमसुल हुदा का एंड फोर्थ ऑप्शन हेनरी मेन का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है, यह कथन है। अ टॉट इन विच लॉबिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट और इट्स सबऑर्डिनेट इज अ क्राइम। दिस स्टेटमेंट इज? फर्स्ट ऑप्शन पैटन का, सेकंड ऑप्शन कीटन का, थर्ड ऑप्शन ऑस्टिन का, फोर्थ ऑप्शन स्टीफन का। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन का। और ऑस्टिन ने अपराध का जो डेफिनेशन दिया वो इसी रूप में दिया है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग आपराधिक प्रकरणों में प्रक्रियाएं प्रभुता संपन्न मीन सॉवरेन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों मीन सबऑर्डिनेट व्यक्तियों द्वारा ही शुरू की जाती है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। द फंक्शनल अप्रोच टुवर्ड्स क्रिमिनल लॉ हैज बीन हाईलाइटेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के विधि आयोग ने। सेकंड ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। थर्ड ऑप्शन वुलफेल्डन कमिटी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की वुलफेल्डन कमिटी ने समिति ने। एंड फोर्थ ऑप्शन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की वुलफेल्डन समिति ने। तो इंग्लैंड की वुलफेल्डन समिति ने अपनी रिपोर्ट में आपराधिक विधि के प्रति वास्तविक कृत्यकारी रूप को उजागर किया है। और इस कमिटी की जो रिपोर्ट है कब पब्लिश की गई? 1956 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है। क्राइम इज एसेंशियली एन इमोरल एक्ट। सेकेंड ऑप्शन अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। द ऑफेंस इज एन इलीगल एक्ट। थर्ड ऑप्शन अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत्य है। क्राइम इज एसेंशियली एन एंटी सोशल एक्ट। फोर्थ ऑप्शन अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है। द क्राइम इज एसेंशियली एन एंटी रिलीजियस एक्ट। तो अपराध क्या है? एक अवैधानिक कृत्य है। द ऑफेंस इज एन इलीगल एक्ट। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। और अपराध एक अवैधानिक कृत्य, कोई भी अनैतिक कृत्य हो गया, समाज विरोधी कृत्य हो गया, धर्म विरोधी कृत्य, तब तक अपराध नहीं है जब तक कि वो अवैधानिक ना हो। तो क्राइम इज एन इलीगल एक्ट, एनी इमोरल एक्ट, एंटी सोशल एक्ट, एंटी रिलीजियस एक्ट cannot be crime unless it is illegal। कब तक ये क्राइम नहीं होगा? कोई भी इमोरल एक्ट, एंटी सोशल एक्ट एंड एंटी रिलीजियस एक्ट, जब तक कि वो इलीगल ना हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है, यह कथन है। इंटेंशन इज द गोल ऑफ एक्शन, कॉज इट्स सोर्स इज द स्टेटमेंट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन स्टीफन का, सेकेंड ऑप्शन बेंथन का, थर्ड ऑप्शन ऑस्टिन का, फोर्थ ऑप्शन केनी का। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है ऑस्टिन का। ऑस्टिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑस्टिन का व्यू है कि आशय कार्य का लक्ष्य है तथा हेतु मोटिव उसका स्रोत है। इंटेंशन इज द एम ऑफ एक्शन एंड मोटिव इज इट्स सोर्स। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, इंटेंशन इच्छा की वह कार्यवाही है जो किसी प्रत्यक्ष कार्य को निर्देशित करता है। इंटेंशन इज द एक्शन ऑफ विल विच डायरेक्ट एनी डायरेक्ट एक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है। सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 डील्स विद। फर्स्ट ऑप्शन अपराध की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। एंड सेकेंड ऑप्शन है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, बाय द टाइटल एंड द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। एंड थर्ड ऑप्शन संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, बाय द नेम ऑफ द कोड एंड इट्स ज्यूरिडिक्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, बाय द टाइटल एंड द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। तो सेक्शन 1 आईपीसी डील विद द टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। वहीं पर बीएनएस का सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की बात करता है, राइट। तो बीएनएस का अगर हम शॉर्ट में देखेंगे सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन दिया गया, जिसके सब सेक्शन में सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल दिया गया है। क्या कहा जाता है? भारतीय न्याय संहिता 2023। और सब सेक्शन 2 में कमेंसमेंट बताया गया है, कब से है? 1 जुलाई 2024 से। एंड थर्ड सब सेक्शन में क्या बताया गया? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, मीन्स इंट्रा टेरिटोरियल की बात करता है, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की। एंड सेक्शन 2 आईपीसी में भी यही सेक्शन है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। जिसकी बात आईपीसी का सेक्शन 2 कहता है, वही बात बीएनएस का सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 कहता है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। एंड सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 क्या बात करता है बीएनएस का? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। ट्रायल कहाँ होने की बात हो रही? विद इन इंडिया। और पनिशमेंट कहाँ की? बियॉन्ड इंडिया। और ये आईपीसी के कौन से सेक्शन में था? सेक्शन 3 में था आईपीसी के। एंड सब सेक्शन 5 की बात करें तो इसमें एक्सटेंशन बताया गया कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का। तो हमारा सेक्शन 4
आईपीसी भी यही की बात करता था जो सबसेक्शन 5 आपका बीएनएस का करता है। और सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 किसकी बात करता है? सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस संहिता, और यही बात सेक्शन 5 आईपीसी का करता था, राइट। तो हमारा सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ध्यान में रखना, इंट्रा टेरिटोरियल की बात करता, वहीं पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु। द वर्ड वुमन एज डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग हुज एज इज। फर्स्ट ऑप्शन 16 वर्ष से अधिक है, सेकंड ऑप्शन 18 वर्ष से अधिक है, एंड थर्ड ऑप्शन 21 वर्ष से अधिक है, एंड फोर्थ ऑप्शन किसी भी आयु की है, एनी एज। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसी भी आयु की है। तो सेक्शन 10 इंडियन पिनल कोड की बात करता है, मैन में डिनोट है ह्यूमन मेल ऑफ एनी एज, एंड वर्ड वुमन में डिनोट है ह्यूमन फीमेल ऑफ एनी एज। वहीं बीएनएस की बात करें, आईपीसी में सेक्शन 10 में मैन एंड वुमन दोनों का डेफिनेशन दिया गया है, बीएनएस में दोनों डेफिनेशन को अलग अलग जगह दिया गया है। जहां पर सेक्शन 235 किसकी बात करता है? विमेन की। वहीं पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 बीएनएस का किसकी बात करता है? मैन की। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में मैन के डेफिनेशन क्या है? मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। किसी भी एज का ह्यूमन बीइंग मेल है तो वो मैन कहलाएगा। और वुमन में भी सेम डेफिनेशन है, फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। कोई भी एज हो, एज का कोई यहाँ पर बंदिश नहीं है कि बच्ची जब से पैदा हो गई तब से वो वुमन कहलाएगी अंडर भारतीय न्याय संहिता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वह ही शब्दावली में सम्मिलित होते हैं। द टर्म ही यूज्ड इन द इंडियन पिनल कोड इंक्लूड्स। फर्स्ट ऑप्शन केवल पुरुष, सेकंड ऑप्शन केवल नारी, ओनली वुमन, एंड थर्ड ऑप्शन पुरुष या नारी दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल, एंड फोर्थ ऑप्शन केवल तृतीय लिंग, ओनली थर्ड जेंडर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पुरुष या नारी दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल ही में इंक्लूड है। सेक्शन 8 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफाइन करता है जेंडर को, और यहाँ पर बताया गया वेर एवर मैस्कुलिन वर्ड आर यूज दे आर एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल दोनों को ही से डिनोट किया जाएगा। सेक्शन 8 में बताया गया और यहाँ पर जेंडर की डेफिनेशन दी गई है, राइट। और अब बीएनएस के अकॉर्डिंग जेंडर की डेफिनेशन में और कौन इंक्लूड हो गया है? तो सेक्शन 210 बात करता है जेंडर का, भारतीय न्याय संहिता 2023 का। इसमें प्रोनाउन जो ही है उसके डेरिवेटिव्स जो यूज किए गए एनी पर्सन के लिए जो है उसमें मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर। और आईपीसी में ट्रांसजेंडर इंक्लूड नहीं थे, बट बीएनएस में ट्रांसजेंडर इंक्लूड है। और ट्रांसजेंडर की मीनिंग क्या होगी ये यहाँ पर बताया गया, जो असाइन किया गया है क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के सेक्शन 2 के में जो बताया गया है ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन, वही मीनिंग होगा भारतीय न्याय संहिता में भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? फर्स्ट ऑप्शन मानव प्राणी, सेकंड ऑप्शन दुराशय, थर्ड ऑप्शन आपराधिक कृत्य और फोर्थ ऑप्शन हेतु। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस एंड मोटिव। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 1, 2 एंड 4, एंड सेकेंड ऑप्शन 1, 3 एंड 4, एंड थर्ड ऑप्शन 1, 2 एंड 3, एंड फोर्थ ऑप्शन 2, 3 एंड 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोटिव हमारा एसेंशियल एलिमेंट में नहीं आता क्राइम के, तो हमारा मोटिव नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। मेंस रिया मीन्स आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए, और एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर 1, 2 एंड 3। तो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट है कोई भी क्राइम होने के लिए। और सेकंड हमारा मेंस रिया होगा, आपराधिक बनाए स्थिति या दुराशय, एंड थर्ड हमारा आपराधिक कृत्य एक्टस रियस, एंड फोर्थ में ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति हो, उनको इंजरी हो। फोर्थ हमारा एसेंशियल एलिमेंट मोटिव नहीं होता है, क्या होता है? इंजरी होता है। तो कोई भी एसेंशियल एलिमेंट क्राइम का क्या है? ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस, इंजरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि
एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया आपराधिक कानून का एक कार्डिनल सिद्धांत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है? इफ एक्टस नॉन फेसिट्रिया निसी मेंस सिट्रिया इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट द अबव प्रिंसिपल? फर्स्ट ऑप्शन, मेंस रिया अपराध का एक अनिवार्य तत्व है और इसके बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। मेंस रिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस एंड विदाउट इट नो ऑफेंस कैन बी कमिटेड। सेकेंड ऑप्शन, भारतीय कानून के तहत आपराधिक दायित्व का तात्पर्य हमेशा मेंस रिया से है। क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर इंडियन लॉ ऑलवेज इम्प्लाइज मेंस रिया। एंड थर्ड ऑप्शन, अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस या मेंस रिया का होना अनिवार्य है। टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एंड फोर्थ ऑप्शन, एक्टस रियस अपराध का गठन करने के लिए हमेशा आवश्यक नहीं होता। एक्टस रियस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूट, जो क्राइम करता है उसमें एक्टस रियस भी होना चाहिए और मेंस रिया भी। हमारा तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। मेंस रिया आपका है किसी को गलत करने का, ये तभी पता चलेगा आपके कॉन्डक्ट से पता चलेगा, इसलिए मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों का होना जरूरी है कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया कि भारतीय दंड संहिता में एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया जैसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है? Who among the following has determined that the saying actus non facitrium nisi mens satria in the Indian Penal Code is totally irrelevant? First option, J.D. Maine, Criminal Law of India, and second option, H.S. Gore, Penal Law of India, and third option, Ratan Lal, Dheeraj Lal, लॉ ऑफ क्राइम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो जेडी मेने, एच.एस. गौर एंड रतन लाल, धीरज लाल, all jurists have held that since mens rea has been included in the definition of Indian Penal Code as an essential element of crime, there is no need to introduce it separately। तो इनका कहना है कि सेपरेटली यहाँ पर मेंस रिया को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन इंडियन पिनल कोड में मेंस रिया है। जैसे आपको फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली ऐसे वर्ड देखने को मिलता है, तो वहाँ पर मेंस रिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस रिया से तात्पर्य है। मेंस रिया मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आशय, इंटेंशन, सेकंड ऑप्शन ज्ञान, नॉलेज, एंड थर्ड ऑप्शन हेतु, मोटिव, एंड फोर्थ ऑप्शन दुराशय, गिल्टी माइंड मीन्स मेंस रिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेंस रिया का मीन्स पूछा जा रहा है, तो हमारा गिल्टी माइंड होगा, दुराशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक मनाही स्थिति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है? द डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस रिया इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्राइम्स? फर्स्ट ऑप्शन धोखाधड़ी से संबंधित, रिलेटिंग टू फ्रॉड, एंड सेकेंड ऑप्शन शारीरिक चोट से संबंधित, रिलेटिंग टू बॉडली इंजरी, एंड थर्ड ऑप्शन राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित, रिलेटिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, एंड फोर्थ ऑप्शन सख्त देता, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो भारतीय दंड संहिता जो आपका आईपीसी है, उसमें आपराधिक मनाही स्थिति के सिद्धांत से धोखाधड़ी, शारीरिक चोट और राज्य के विरुद्ध अपराध संबंधित है, जबकि जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उससे अपकृत्य विधि से संबंधित है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमारा किससे संबंधित है? टॉर्ट से। और सख्त देयता में आपराधिक मनाही स्थिति का कोई महत्व नहीं है, जैसे कि आपका मोटर वाहन अधिनियम के अधीन यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी मोटर गाड़ी से हो जाती है, तो मृतक के परिवार को उस मोटर गाड़ी के स्वामी से प्रतिकर लेना, कॉम्पेंसेशन लेना सख्त देयता के अंतर्गत आ जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी आर, फर्स्ट ऑप्शन आश्रयम कार, इंटेंशन एंड एक्ट, एंड सेकेंड ऑप्शन आश्रयम क्षति, इंटेंशन एंड इंजुरी, थर्ड ऑप्शन क्षति एवं दोष सिद्धि, इंजुरी एंड कन्विक्शन, फोर्थ ऑप्शन तैयारी एवं दंड, प्रिपरेशन एंड पनिशमेंट।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंटेंशन एंड एक्ट। तो फाउलर वर्सेस पैजेट का केस आया था 1798 में, जिसमें हेल्ड किया गया था कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इट इज नेसेसरी फॉर द इंटेंशन एंड द एक्ट टू बी साइमल्टेनियस। तो अपराध को गठित करने के लिए आशय एवं कार्य दोनों का संगामी होना आवश्यक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं को सही क्रम में दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम सो द सीक्वेंस? फर्स्ट ऑप्शन अटेम्प्ट, प्रिपरेशन, इंटेंशन एंड रिजल्ट, एंड सेकंड ऑप्शन इंटेंशन, अटेम्प्ट, प्रिपरेशन एंड रिजल्ट, थर्ड ऑप्शन इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड रिजल्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन रिजल्ट, इंटेंशन एंड प्रिपरेशन, अटेम्प्ट। तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो हमारा सबसे पहले इंटेंशन आएगा, आपका इंटेंशन होगा तो ही आप किसी को हार्म पहुंचाएंगे। एंड सेकंड, अब इंटेंशन आ गया कि आपको सामने वाले का मर्डर करना, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, देन अटेम्प्ट करेंगे, देन आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड रिजल्ट। ये क्राइम के 4 स्टेजेस हैं, आशय, तैयारी, प्रयत्न एंड परिणाम। आपका से मतलब क्रिमिनल से है, आपसे नहीं है। तो इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड रिजल्ट, ये क्या है? करेक्ट ऑर्डर है 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम का, बिकॉज फर्स्ट देयर इज अ mental tendency to commit the crime, then the means preparation are done in advance of it, and after that an attempt is made towards the completion of the crime, and finally its completion takes place as its result, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य है सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन अंडर क्रिमिनल लॉ मीन्स? फर्स्ट ऑप्शन अभियुक्त की दोष मुक्ति, एक्यूटल ऑफ द अक्यूज्ड, सेकंड ऑप्शन अभियुक्त का उन्मोचन, डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड, थर्ड ऑप्शन अभियुक्त की दोष सिद्धि, कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड, फोर्थ ऑप्शन अभियुक्त को दंडित करना, पनिशिंग द अक्यूज्ड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। तो आपराधिक विधि का लक्ष्य और प्रयोजन अपराधी को सजा देना अर्थात अभियुक्त की दोष सिद्धि माना जाता है, और यह तभी संभव होगा जबकि अभियोजन सफल रहा हो। द एम एंड पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू कन्विक्ट द अक्यूज, दैट इज टू कन्विक्ट द अक्यूज। दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ द प्रोसिक्यूशन इज सक्सेसफुल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट ऑफेंस? फर्स्ट ऑप्शन लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, सेकंड ऑप्शन आपराधिक प्रयत्न, क्रिमिनल अटेम्प्ट, थर्ड ऑप्शन विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली, एंड फोर्थ ऑप्शन बलवा राइटिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपराधिक प्रयत्न, क्रिमिनल अटेम्प्ट जो है वो अपूर्ण अपराध है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा क्रिमिनल अटेम्प्ट, क्योंकि आपराधिक प्रयत्न अपराध कारित करने के आशय से किए जाने वाले श्रेणीबद्ध कार्यों का एक भाग होता है, जिसमें कोई बाधा उत्पन्न न होने पर ही अपराध पूर्ण होना संभव है, अन्यथा नहीं। मीन्स क्रिमिनल अटेम्प्ट जो है इनकम्प्लीट क्राइम है, बिकॉज criminal attempt is a part of a series of actions done with the intention of committing a crime, in which the completion of the crime is possible only if there is no obstruction, otherwise not, right? तो पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी में कहाँ दिया गया है? सेक्शन 268 में, वहीं पर बीएनएस में 270 में दिया गया है। अटेम्प्ट का सेक्शन 511 में दिया गया है, सबसे लास्ट सेक्शन हुआ करता था आईपीसी का, और बीएनएस का सेक्शन 62 में अटेम्प्ट दिया गया है। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 में दिया गया है, और बीएनएस के कौन से सेक्शन में दिया गया अनलॉफुल असेंबली? 189 में। और राइटिंग का सेक्शन क्या है? 146 आईपीसी का है और 191 बीएनएस का है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन बेस्ड है, इसमें आपको असर्शन और रीजन दिया गया, करेक्ट आंसर बताना है। अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपाय किया गया है। असर्शन है अ क्राइम इज पनिशेबल बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड फॉर इन द लॉ। एंड रीजन क्या है? अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए असह्य है। क्राइम इज इनटॉलरेबल टू द मॉरल कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड है बोथ ए एंड आर आर ट्रू are correct but R is not the correct explanation of A, and C option है A is true but R is false, and D है A is false but R is correct। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट अपराध इसलिए दंडनीय कि विधि में उसका उपाय किया गया है, करेक्ट है। सेकंड अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए ऐसा है, ये हमारा रॉन्ग है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो अपराध को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, यह लोक हित के लिए हार्मफुल है, जबकि समाज की जो नैतिक चेतना के लिए असहाय माने जाने वाले कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो अपराध नहीं माने जाते, जैसे एक कुशल तैराक द्वारा एक बच्चे को नदी में डूबते हुए देखने पर भी बचाने का प्रयास न किया जाना। यद्यपि उसका यह कार्य अनैतिक हो सकता है परंतु ना तो वह अपराध है और ना ही कोई टॉर्ट है। अतः समाज की नैतिक चेतना के लिए असहाय प्रत्येक कार्य अपराध नहीं होता वरन विधि बाध्यता के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध होता है। कहने का मतलब क्या, एवरी एक्ट विच इज इनटॉलरेबल फॉर द मोरल कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी इज नॉट अ क्राइम बट एन एक्ट डन इन वायलेशन ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन इज अ क्राइम। अगर लीगल ऑब्लिगेशन को नहीं मानते तब वो क्राइम हो जाएगा, लेकिन अगर हम सोसाइटी का कोई नॉन वैल्यूज है जो हमें मानना चाहिए लेकिन नहीं मान रहे, वो क्राइम नहीं होगा। क्राइम के लिए प्रोहिबिटेड होना चाहिए हमारे लॉ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की केवल कृत्य ही नहीं दोषपूर्ण मना स्थिति भी को विकसित किया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लाइबिलिटी दैट नॉट ओनली द एक्ट बट ऑल्सो द गिल्टी माइंड वॉज डेवलप्ड बाय फर्स्ट ऑप्शन सामान्य न्यायालयों द्वारा बाय इक्विटेबल कोर्ट एंड सेकेंड ऑप्शन कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा कॉमन लॉ कोर्ट द्वारा एंड थर्ड ऑप्शन स्टार चैम्बर न्यायालय द्वारा बाय द स्टार चैम्बर कोर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन क्यूरिया रेजिस द्वारा बाय क्यूरिया रेजिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन लॉ कोड। तो कॉमन लॉ कोड के द्वारा ये प्रिंसिपल डेवलप किया गया कि आपराधिक दायित्व का जो सिद्धांत है वो केवल कृत्य ही नहीं दोषपूर्ण मना स्थिति भी को कॉमन लॉ न्यायालयों द्वारा विकसित किया गया था। द थ्योरी ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी दैट इट इज नॉट ओनली द एक्ट बट ऑल्सो द गिल्टी माइंड वो डेवलप्ड बाय द कॉमन लॉ कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम्स मैलिस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट? मैलिस मीन्स मेंस रिया। फर्स्ट ऑप्शन हमला असॉल्ट, सेकेंड ऑप्शन बाईगैमी द्विविवाह, थर्ड ऑप्शन मानहानि डिफॉर्मेशन, फोर्थ ऑप्शन रिस्ट्री मिसचिफ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बाईगैमी द्विविवाह। तो मेंस रिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी ऑफेंस बट द फॉलोइंग ऑफेंसेस आर एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। जनरल रूल का एक्सेप्शन क्या है, बाईगैमी, public nuisance, delinquency, contempt of court. These are called offenses relating to strict liability, right? ये strict liability से related crimes माने जाते हैं offense। तो assault IPC के कौन से सेक्शन में था, 351 में और BNS के 130 में। और बाईगैमी IPC के कौन से सेक्शन में है, 494 और BNS के 82 में। डिफॉर्मेशन आपको जहां पर आईपीसी में 499 में देखने को मिलता था वहीं पर बीएनएस में 356 में देखने को मिलेगा। और मिसचिफ 425 में था आईपीसी में और 324 में है बीएनएस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है? दुराशय का सिद्धांत मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया। फर्स्ट ऑप्शन चोरी थेफ्ट, सेकंड ऑप्शन हत्या मर्डर, थर्ड ऑप्शन पब्लिक न्यूसेंस लो कंडक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ठग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा लोक न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस, अभी बताया गया। अब यहाँ पर हम थेफ्ट की बात करते तो आईपीसी में आपको कहाँ देखने को मिलता था, 378 में देखने को मिलता था आईपीसी में। वहीं बीएनएस में कहाँ आ गया, 303 में आ गया है, 303 में। और 304 याद रखिएगा स्नैचिंग से रिलेटेड है, न्यू ऑफेंस है तो कभी भी पूछा जा सकता है, इस पर एक शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। और मर्डर हमें पहले कहाँ मिलता था देखने में, आईपीसी में 300 में। और वहीं पर बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में कहाँ पर है, 101 में। पब्लिक न्यूसेंस 268 में आईपीसी में था और बीएनएस में किस में है, 270 में, सेक्शन 270 में। और ठग आईपीसी में कहाँ देखने को मिलता था, 310 में देखने को मिलता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मना स्थिति मेंस रिया के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है?
Which one of the following cases is related to the revival of the doctrine of mens rea? फर्स्ट ऑप्शन शेराज वर्सेस डी रिटिजन 1895 का केस, सेकेंड ऑप्शन ब्रेंट वर्सेस वुड 1946 का ब्रेंट वर्सेस विंचेस्टर कारपोरेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेंट बनाम वुड, ब्रेंट वर्सेस वुड 1946 का केस था। और मेंस रिया के पुनर्जीवन से संबंधित जो वाद है ब्रेंट बनाम वुड और शेराज बनाम डी रिटजन और ब्रेंट बनाम विंचेस्टर कारपोरेशन के वाद जो है मना स्थिति तथा सांविधिक अपराध से संबंधित है। तो केस रिलेटेड टू रिवाइवल ऑफ मेंस रिया इज ब्रेंट वर्सेस वुड 1946 का केस है, एंड केसेस ऑफ शेराज वर्सेस डी रिटजन 1895 का केस एंड ब्रेंट वर्सेस विंचेस्टर कारपोरेशन ये रिलेटेड किससे? मेंस रिया एंड स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस से रिलेटेड है, राइट। और मेंस रिया के रिवाइवल से रिलेटेड कौन सा केस है? ब्रेंट वर्सेस वुड का केस है, और ये कब आया था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता। यह किस वाद में व्यक्त किया गया था? Malice intention means mens rea is presumed in every statute until the contrary is proved. This was expressed in which case? First option Shiraz versus D. Ridgen 1895, second option R versus Dudley and Stephen, and third option Harding versus Price, and fourth option R versus Prince. तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेराज वर्सेस डी रिटजन का केस 1895। तो मैलिस या फिर मेंस रिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, क्राइम का एसेंशियल एलिमेंट है मेंस रिया, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया वाज इंट्रोड्यूस इनटू स्टैट्यूटरी क्राइम बाय जजेस through construction without the permission of parliament. और in the case of Shiraz versus D. Ridgen 1895, जस्टिस राइट हेल्ड दैट, जस्टिस राइट ने हेल्ड किया था मेंस रिया इज इनहेरेंट इन एवरी एक्ट अंटिल द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड। कहने का मतलब है दुराशय जो है या फिर आपराधिक मना स्थिति मेंस रिया जो है वो अपराध का आवश्यक तत्व है। दुराशय की जो अवधारणा है मेंस रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सांविधिक अपराधों में न्यायाधीशों के निर्वचन से, उनके इंटरप्रिटेशन के माध्यम से और संसद की अनुमति के बिना शामिल किया गया था। और शेराज बनाम डी रिटजन के वाद में न्यायाधीश राइट ने निर्णित किया कि प्रत्येक अधिनियम में मना स्थिति अंतर्निहित है जब तक कि इसके प्रतिकूल ना सिद्ध कर दिया जाए, राइट। That's it from my side. We will meet again in another session. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind.